अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज हमने सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो टॉपिक पढ़ना है विच इज़ कलेक्शन ऑफ स्टैटिकल डेटा, कि हम डेटा को कैसे क्लासीफाई करते हैं स्टैटिकल डेटा को, और फिर हमने मेथड पढ़ने हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट लेक्चर को। व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। बेसिकली द डेटा इज़ क्लासीफाइड इन टू टाइप्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन की बेसिस पे हम डेटा को दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब बात यह है कि प्राइमरी डेटा किसे कहा जाता है और सेकेंडरी डेटा किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट सुनिए, प्राइमरी डेटा उसे कहा जाता है वो डेटा जो आप ऑन दी फर्स्ट बेसिस और फर्स्ट पर्सन जो डेटा कलेक्ट करता है वो प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है, या आपसे कहें रॉ डेटा जो कलेक्ट किया जाता है उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़। किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ओरिजिनल नेचर में पाया जाता है, उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़ एंड आर ओरिजिनल इन नेचर। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगा आपको, पहले आप सेकेंडरी समझ जाएं, फिर आपको दोनों की एग्जांपल दूंगा ताकि आप उनको जो है वो डिफरेंशिएट कर सकें कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सेकेंडरी डेटा वो होता है डेटा विच आर यूज इन एन इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हैं, बट विच हैव बीन ओरिजिनली कलेक्टेड बाय समवन एल्स। यानी किसी और का कलेक्ट किया हुआ डेटा, और जिसने कलेक्ट किया है वो उसके लिए प्राइमरी डेटा है। कलेक्ट करने के बाद एक डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में मेरे पास है, अब मैं उस डेटा को इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यानी मैं उस डेटा से कुछ इन्फ्रेंस कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, या मैं उस डेटा को कहीं से परचेज कर रहा हूँ। तो बेसिकली वो ऑर्गेनाइज डेटा है, मैंने उसे कलेक्ट नहीं किया, मेरे लिए वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, क्योंकि उसे ओरिजिनली फॉर्म में डेटा कलेक्ट करने वाला जो भी था वो समवन एल्स था, और जब वो कलेक्ट कर रहा था तो वो उसके लिए वो एक प्राइमरी डेटा था। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे जहन में दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यहाँ पर। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो फर्स्ट टाइम एक इन्वेस्टिगेटर जो है वो कलेक्ट करता है, या एक कलेक्टर जो है वो डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, अपने ऑडियंस से, अपने कस्टमर से डेटा कलेक्ट करता है और मेंशन करता है उसे ओरिजिनल फॉर्म में, उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। लेकिन जब ये प्राइमरी डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में जब कोई इन्वेस्टिगेटर यूज़ करता है अपने पास, तो वो उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल मैं लूँगा, आपके पास जो साइंसेस होते हैं मरदमशुमारी जिसे कहते हैं, अगर मरदमशुमारी का डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बाकायदा जो मरदमशुमारी कर रही है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है मरदमशुमारी का डेटा कलेक्ट कर रही है रॉ फॉर्म में, इसका मतलब वो कलेक्टर्स हैं, एंड द डेटा विच दे आर कलेक्टिंग इज़ प्राइमरी डेटा, बिकॉज दे आर द फर्स्ट पर्सन, और दे आर बेसिकली द कलेक्टर जो फर्स्ट टाइम उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और जो फर्स्ट टाइम डेटा को कलेक्ट करता है वो डेटा बेसिकली हमारे पास प्राइमरी डेटा कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दी आपको एक पॉपुलेशन सेंसस की। ठीक है, मरदमशुमारी जो करते हैं, पॉपुलेशन सेंसस जो करते हैं, वो एक पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जब वो कलेक्ट कर रही होगी डेटा, तो वो डेटा उसके लिए प्राइमरी डेटा होगा। अब वही डेटा जो पॉपुलेशन सेंसस ने कलेक्ट किया है, कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कलेक्ट किया है कि कराची के शहर में कितनी आबादी है, कराची के किस डिवीज़न में कितनी आबादी है, उन्होंने पॉपुलेशन सेंसस के थ्रू उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, अब ये उन्होंने अपने सेंसस में मालूम किया कि कितने लोग जो हैं, कितनी शरह जो है पढ़ी लिखी है, कितनी जो है वो इलिटरेट पर्सन है यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मरदमशुमारी में कैलकुलेट की जाती हैं। ये सब जो डेटा कलेक्ट किया गया है ये प्राइमरी डेटा है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब अगर पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई और डिपार्टमेंट डेटा मांगेगा, फॉर एग्जांपल एक प्लानिंग का डिपार्टमेंट है जो सिटी प्लान कर रहा है, सोसाइटी प्लान कर रहा है, या फॉर एग्जांपल एक प्लानिंग का डिपार्टमेंट अगर डेटा मांग रहा है किससे, पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन से, अगर डेटा मांगेगा कि भाई बताएं कराची के उस डिवीज़न में कितनी आबादी है, ज़रा हमें डेटा दीजिएगा, तो अब जो डेटा प्लानिंग डिपार्टमेंट को मिलेगा, किससे, पॉपुलेशन सेंसस डिपार्टमेंट से जो प्लानिंग डिपार्टमेंट को डेटा मिलेगा, वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए एक सेकेंडरी डेटा होगा, बिकॉज प्लानिंग डिपार्टमेंट इज़ यूजिंग द डेटा फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और वो उसने खुद से कलेक्ट नहीं किया गया होगा, कलेक्ट किसने किया है, समवन एल्स। समवन एल्स कौन है, पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो समवन एल्स है, यानी उसने डेटा कलेक्ट किया था, और उसका कलेक्ट किया हुआ प्राइमरी डेटा जब प्लानिंग डिपार्टमेंट में पहुंचा है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए वो डेटा सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट से वो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उससे रिजल्ट को एनालाइज करेगा, प्लानिंग करेगा,
ठीक है, और दीगर जो भी काम उसे लेना है उस डेटा से वो लेगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के फ़र्क को वाज़ेह तौर पे स्टडी कर लिया है। अब हम जाएंगे मेथड्स, दैट हाउ टू कलेक्ट अ प्राइमरी डेटा। हम प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे हम सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो आज की क्लास का बेसिक टारगेट ये था कि आपको मैं डेटा की टाइप्स बता सकूँ ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्शन, और उन डेटा की कलेक्शन के मेथड बता सकूँ कि हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा एंड हाउ टू कलेक्ट सेकेंडरी डेटा। अच्छा, जब मैं आपको मेथड समझाऊंगा 5 मेथड्स हैं हमारे पास। इन 5 मेथड्स के थ्रू, और बहुत आसान मेथड्स हैं, आप इसकी अगर हेड्स पढ़ें, आप इसके हेडिंग्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाएंगे कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ अभी। बेसिकली ये सब के सब 5 मेथड, यानी पाँचों मेथड इस्तेमाल किए जा रहे हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जब भी मैं किसी मेथड को समझाऊंगा तो आपके जहन में इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए कि प्राइमरी डेटा वो डेटा था जो फर्स्ट टाइम किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी हाउ टू कलेक्ट द डेटा, प्राइमरी डेटा फ्रॉम एनी सोर्स और फ्रॉम एनी पर्सन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज़ में से अगर हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके 5 मेथड है हमारे पास। हम बारी बारी इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड स्टूडेंट आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है, बेसिकली जो कलेक्टर होता है, या इन्वेस्टिगेटर कहें या आप कलेक्टर कहें, क्योंकि प्राइमरी डेटा हमेशा कलेक्टर या इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम किसी पर्सन से जो है वो कलेक्ट करेगा। यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी आप फेस टू फेस बाय पर्सन ऑन द स्पॉट आपने डेटा कलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ जहाँ पे मेरे पास बहुत सारे लोग जो है वो नंबर सिस्टम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जिसका पहला नंबर वो पहले आएगा, दूसरा नंबर बाद में आएगा। इस तरह जो है मेरे पास पर्सन आ रहे हैं और मैं उनका एक डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक मैं रफ़ एग्जांपल दूँ आपको, मैं उन पर्सनस की एजेस पूछ रहा हूँ। मैंने पूछा भाई आप आ जाएँ, ए पर्सन आए, ए पर्सन की डेट पूछी मैंने, अब सेकंड पर्सन आए, सेकंड पर्सन की मैंने अब मैं कलेक्ट कर रहा हूँ उसका डेटा। इन रिटन फॉर्म कलेक्ट करूँ, कंप्यूटराइज फॉर्म कलेक्ट करूँ, जैसे मेरी मर्ज़ी में उसको कलेक्ट करूँ, लेकिन मैं ऑन दी स्पॉट इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ। कलेक्टर ऑन दी स्पॉट अगर डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, कस्टमर से या ऑडियंस से डेटा कलेक्ट कर रहा है, पर्सन से डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो वो डेटा कलेक्ट करने का मेथड कहलाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। चूँकि मैं खुद कलेक्टर था, मैं खुद इन्वेस्टिगेटर था, और मैंने डायरेक्ट जो है पर्सन से जिससे मैंने पूछना है, जिससे मैंने डेटा कलेक्ट करना है, मैं उससे डायरेक्ट टच में था और डायरेक्ट मैंने उससे पूछा। इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, यानी डेटा मुझे चाहिए लेकिन मैं नहीं पूछ रहा, मैं किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो थर्ड पार्टी पर्सन से, पीपल से, या ऑडियंस कहूँ या कस्टमर्स कहूँ, उनसे जाकर डेटा कलेक्ट कर रहा है और फिर मुझे फराहम कर रहा है। तो इन दो में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। डायरेक्ट का मतलब है कि इन्वेस्टिगेटर खुद जो है ऑन द स्पॉट डेटा लेगा, और इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं होगा बल्कि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगी, और थर्ड पार्टी आपका डेटा कलेक्ट करके आपको, यानी इन्वेस्टिगेटर को या कलेक्टर तक पहुँचाएगी। ऐसा बात होता है स्टूडेंट तब भी होता है जब फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेंट्स जो हमें डेटा देने वाला है उसे इन्फॉर्मेंट्स का नाम दिया जाता है कि इन्फॉर्मेंट्स मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन देगा या हमें जो डेटा देगा, वो हमारा ऑडियंस होगा, वो हमारा कस्टमर होगा, या वो पर्सन होंगे, कुछ भी हो सकता है। वो जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेंट्स, यानी अगर ही और शी हेजिटेट टू गिव द इन्फॉर्मेशन इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन देने में हेजिटेट कर रहा है या वो डेटा नहीं सही से बता पा रहा, करेक्ट नहीं बता पा रहा, ऐसे मौक़ों पर या ऐसी केसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मेथड। यानी हम थर्ड पार्टी के थ्रू उस डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास करेक्ट और जो है अच्छा डेटा है और उसको हम अपने स्टैटिस्टिकल डेटा में इस्तेमाल कर सकें। देन स्टूडेंट, थर्ड हमारे पास जो यहाँ पर मेथड है टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, वो है इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनेयर। अब सवाल ये पैदा होता है क्वेश्चनेयर कहते किसको हैं। तो क्वेश्चनेयर स्टूडेंट एक फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म टाइप का होता है। जैसे आप किसी इदारे में जाते हैं, सबसे पहले आपसे एक इंक्वायरी फॉर्म फिल करवाया जाता है कि आप अपना नाम बताएं, अपना वालिद साहब का नाम बताएं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, ईमेल एड्रेस दें। तो बेसिकली एक क्वेश्चनेयर, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिंपल फॉर्म, एक इन्फॉर्मेटिव फॉर्म है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, लेकिन किसी भी किस्म का डेटा आप क्वेश्चनेयर के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं डायरेक्ट किसी से नहीं पूछना चाह रहा, मैं थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं पूछना चाह रहा, तो मैं एक क्वेश्चनर बनाकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, या मैं क्वेश्चन बनाकर इन्फॉर्मेंट्स तक दे दूंगा ताकि वो क्वेश्चन में बैठ के आराम से, सुकून से अपना डेटा फिल कर सकें। और वो क्वेश्चनर जब मेरे पास आएगा तो मेरे पास उन तमाम सवालों के जवाब आ जाएंगे, यानी वो तमाम डेटा आ जाएगा जो मैं उनसे पूछना चाह रहा था। अगर मैं उनसे पूछ लेता तो वो डायरेक्ट मेथड होता, अगर मैं उनसे किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू पूछता तो वो इनडायरेक्ट मेथड होता। लेकिन अगर मैं उन्हें क्वेश्चनर दे के पूछ रहा हूँ, क्वेश्चनर का मतलब होता है एक इंक्वायरी फॉर्म टाइप का फॉर्म बनाया जाता है जिसे हम क्वेश्चनर कहते हैं। और क्वेश्चनर बनाने के भी कुछ असूल हैं, यानी क्वेश्चनर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बहुत बड़ा हो,
ठीक है। कुछ क्वालिटीज़ है क्वेश्चनर की, मैं भी अभी इसी क्लास में आपसे डिस्कस करूँगा वो क्वालिटीज़, कि वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो एक क्वेश्चनर में होनी चाहिए जब भी कोई बंदा, कोई इन्वेस्टिगेटर, कोई कलेक्टर ऑफ डेटा अगर अपने पास क्वेश्चनर बना रहा है तो उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, वो किस किस्म का होना चाहिए। आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप उस पर चलते हैं हम। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो मैंने एक गुड क्वेश्चनर की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखी हैं, या क्वालिटीज़ कहें तो क्वालिटीज़ यहाँ लिखी हैं, मेंशन की हैं। एक गुड क्वेश्चनर यानी क्वेश्चनर का मतलब इंक्वायरी फॉर्म कैसे अच्छा हो सकता है और कैसे इन्फॉर्मेंट्स का दिल चाहेगा कि वो उसको भरें या उसको फिल करें। ठीक है, बाज़ वक़्त हमारे पास ऐसे फॉर्म आते हैं, बहुत लेंदी फॉर्म्स आते हैं और बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट फॉर्म्स आते हैं कि हमारा उसमें जो है वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, हम कहते हैं आधा भरा आधा छोड़ दिया हमने उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चनर। क्वेश्चनर वो होना चाहिए जिसमें आपको जो है एक रेलिवेंसी नज़र आए, ठीक है, सिंपल हो, आसानी से समझ में आए। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चनर लेके आप भागते फिरें किसी के पीछे के ये समझा दें इधर क्या लिखना है उधर क्या लिखना है, तो इसका मतलब है कि वो सिंपल नहीं है, उसकी जो वर्डिंग है वो क्लियर नहीं है आपको। तो बेसिकली उसे शॉर्ट होना चाहिए एज़ पॉसिबल, जितना हो सके उसको शॉर्ट करें, अपने क्वेश्चनर को इतना शॉर्ट करें कि आपका रिक्वायर्ड डेटा उसमें से आ जाए। ठीक है, उसमें ऐसी चीज़ ना पूछें जो आपको नहीं चाहिए और आप खामखा उसको पूछ रहे हैं, अपने क्वेश्चनर में डाल रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड फॉर अ गुड क्वेश्चनर। देन इट इज़ सिंपल होना चाहिए, उसके वर्ड बहुत क्लियर होने चाहिए एंड रेलिवेंट विद द स्टडी। जो भी आपकी स्टडी है उससे रेलिवेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पर अगर आप क्लासेस देने आते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं या किसी कॉलेज में जाते हैं या कोचिंग सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। उस फॉर्म में आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ, ये अरेंज इन लॉजिकल ऑर्डर। उस फॉर्म में सबसे पहले आपसे नाम पूछा जाएगा, फिर आपका फादर नेम पूछा जाएगा, आपसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाएगा। ठीक है, फिर आपसे जो है वो आपकी क्लास पूछी जाएगी कि आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से कॉलेज में हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो कि फॉर्म खुलते ही सबसे पहले आपसे पूछा जाए बताएं आप आपका एड्रेस क्या है। ठीक है, ये सबसे पहले खुलते ही आपसे पूछा जाए कि भाई अपना ब्लड ग्रुप बता दें, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आप कहेंगे कि मतलब इट्स नॉट मतलब समझ से बाहर ऑर्डर है। आप कहेंगे सर ये जो ऑर्डर है इसको लॉजिकल ऑर्डर नहीं है। लॉजिकल ऑर्डर इसे कहते हैं कि जब फॉर्म भर रहे हो आप तो आपको पता हो कि पहले जी नाम भरा जाएगा, फिर फादर नेम भरा जाएगा, फिर डिटेल्स भरी जाएंगी। मैं एक सिंपल फॉर्म की बात कर रहा हूँ जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है क्वेश्चन में लॉजिकल ऑर्डर लाजमी है। ऐसा नहीं कि सवाल जो आखिर में करना है आप उसे पहले कर दें और जो पहले करना है सबसे आखिर के फॉर्म में आप पूछें आपका नाम क्या है। इसका मतलब है ये लॉजिकल ऑर्डर नहीं है। इसमें जो इन्फॉर्मेंट्स है जो आपको डेटा दे रहा है वो कहता है कि शायद क्वेश्चनर बनाने वाले को क्वेश्चन करने ही नहीं आया, उसको फॉर्म बनाने नहीं आया, तो वो इसको इतनी अहमियत नहीं देता। वो समझता है कि जो कलेक्शन हो रही है ये जो है वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है। लिहाजा हमारा डेटा शॉर्ट होगा, सिंपल होगा, अरेंज इन लॉजिकल ऑर्डर होगा। और अगर ज़्यादा अच्छा हो सके तो आपने क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन डालें जिनका आंसर कैसे दिया जाए, कैन बी आंसर्ड बाय यस और नो। इससे फ़ायदा ये होता है और बाय टिकिंग अ बॉक्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने पूछना है स्टूडेंट से कि बताएं आपकी कन्वेंस का क्या ज़रिया है, आप जो है कॉलेज कैसे आते हैं, तो वहाँ पे मैं स्पेस दे दूँ। उससे अच्छा है कि मैं 4-5 ऑप्शन दे दूँ कि बस, बाय मोटरसाइकिल, बाय अदर व्हीकल और डैश लगा दूँ। मैं वहाँ बॉक्स लगा दूँ, जो बच्चा बस में आता है वो बस पे टिक कर दे, जो बच्चा मोटरसाइकिल पे आता है वो मोटरसाइकिल पे टिक कर दे, जो कार पे आता है वो कार टिक कर दे। तो मैं खुद ही अपने क्वेश्चनर में ऐसे ऑप्शन बना दूँ कि मुझे पता है पॉसिबल आंसर्स कई हो सकते हैं। मैंने ऑप्शन बना दिया, बच्चा उसको टिक करेगा। तो टिक करना, टिकिंग बॉक्स ज़्यादा आसान होता है एक इन्फॉर्मेंट्स के लिए, बजाय इसकी वो पूरा जो है वो कंप्लीट आपको आंसर दे। तो कोशिश ये की जाती है, अच्छे क्वेश्चनर की पहचान ही होती है कि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं जिनको टिक किया जाए या येस और नो में आंसर दिया जाए। ठीक है, इसके बजाय कि वो पूरा आंसर डिटेल में लिखा जाए, अगर येस और नो में आप अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं तो कोशिश ये की जाए कि द क्वेश्चन मस्ट बी in such a way that they can be answered in yes or no or by ticking a box. Then without bias. विदाउट बाइस का मतलब अपने क्वेश्चन को कभी ऐसे आप ना तख्लीक करें, ऐसा क्वेश्चन कोई ना आपके क्वेश्चनर में हो जो कि बाइसनेस का शिकार बने, यानी वो किसी तफरके के बाइस आप सवाल को डालें अपने क्वेश्चनर में कि आप अगर इन्फॉर्मेंट्स को दे रहे हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेंट्स को दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे रिलीजियस बेस पर, पॉलिटिकल बेस पर या किसी भी आप सोशल बेसिस पर आप ऐसा सवाल डाल दें जो कि डिफरेंट लोगों के दरमियान वो बाइसनेस पैदा करे, तो उस सवाल से गुरेज करें, वो आपके क्वेश्चन में ना हो। सेकंड लास्ट चीज़ ये है कि इनफ स्पेस फॉर आंसरिंग। आप अगर कोई क्वेश्चन करते हैं अपने क्वेश्चन में उसकी स्पेस नहीं देते तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द इन्फॉर्मेंट्स टू गिव द कंप्लीट डिटेल और द करेक्ट इन्फॉर्मेशन और डेटा टू यू। ठीक है,
लिहाजा आप जब भी कोई सवाल करें तो आपको पता होना चाहिए, यानी इन्वेस्टिगेटर को पता होना चाहिए कि मैंने सवाल में कितनी जगह देनी है और कितनी स्पेस प्रोवाइड करनी है अपने क्वेश्चन में। अदरवाइज़ अगर वो कम स्पेस प्रोवाइड करेगा या बहुत ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर देगा तो इट नॉट लुक लाइक गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास गुड क्वेश्चनर की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिससे हमें पहचानते हैं कि हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चनर बन चुका है। अब चलते हैं बैक टू द टॉपिक विच इज़ द मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। हम मेथड नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे आपसे कि इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनर। तो अब स्टूडेंट आपको क्वेश्चनर अच्छा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चनर बनाया जाता है और फिर क्वेश्चनर जो है आप देंगे इन्फॉर्मेंट्स को, इन्फॉर्मेंट्स से फिल करेंगे, फिल होके वो आपके पास आएंगे। इस तरह आपके पास देन इट इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़। आपने किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए क्वेश्चनर तैयार किया, आपने इन्फॉर्मेंट्स को दिया, इन्फॉर्मेंट्स ने फिल करके आपको दिया, इसका मतलब वो प्राइमरी डेटा है। फिर आप उसको एनालाइज जब करेंगे, एनालाइज करके अपने पास एक स्टैटिस्टिक्स डेटा बना लेंगे और फिर वो डेटा आपसे कोई कंपनी, कोई इदारा मांगता है तो वो उस इदारे के लिए सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। ठीक है, द फोर्थ वन इज़ दैट कि आप इन्यूमरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स। अब इन्यूमरेटर्स क्या है? आपने क्वेश्चनर दिया था, वो इन्फॉर्मेंट ने फिल किया था और आप तक आ गया था। एक तरीका ये है। एक तरीका है कि आप इन्यूमरेटर्स का इस्तेमाल करें, यानी आप एक ऐसा साहिबी हैसियत बंदा जो कि इस बारे में नॉलेज रखता है, ऐसा एजेंट या आप कुछ भी कहें उसे, आप जब आप अपना क्वेश्चनर देंगे तो साथ आप उसको भेजें कि भाई आप उसे अपने साथ बैठकर तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें भरवाएं और कोई भी बात ऐसी क्वेश्चनर में जो उसे समझ में नहीं आती इन्फॉर्मेंट्स को, वो आप उसे बताएं, उसे गाइड करें और उसकी तमाम परेशानियाँ क्वेश्चनर फिल आउट करने में हल करें। इस तरह डेटा अच्छा और करेक्ट आपके पास आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि इन दिस मेथड द ट्रेन्ड इन्यूमरेटर्स आर अपॉइंटेड who go to the informants with questionnaire and help them in recording the answers। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन दो मेथड की बात करें तो ये मेथड ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चनर आप इन्फॉर्मेंट्स को दे रहे हैं, इन्फॉर्मेंट्स आपको गलत इन्फॉर्मेशन दें, सही इन्फॉर्मेशन दें, आप इसके बारे में श्योरिटी नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप इन्यूमरेटर्स यानी एक ट्रेंड आदमी, एक ट्रेंड बंदा अगर आप देंगे, उसको क्वेश्चनर देंगे और वो क्वेश्चनर लेके जाकर आपके इन्फॉर्मेंट के साथ बैठ के फिल करवाएगा और उनको हेल्प करेगा इन रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी आंसर और ईच एंड एवरी डेटा इन द क्वेश्चनर, तो ये आपके लिए ज़्यादा ऑथेंटिक मेथड है कि इसमें आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं करेक्ट डेटा के आने के। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट मेथड इज़ दैट इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल सोर्स, यानी लोकल सोर्स से कोई डेटा आपने उठा के अपने पास गैदर कर लिया। लोकल सोर्स क्या है? आपने किसी अखबार से कोई डेटा देखा, आप रोज़मर्रा के अखबार देख रहे हैं, उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी लोकल सोर्स से आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है तो उस डेटा को आप कहेंगे तो प्राइमरी, क्योंकि आप वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़। लेकिन वो लिया कहाँ से आपने? मेथड क्या है आपका? इन्वेस्टिगेशन थ्रू अ लोकल सोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट 5 मेथड्स थे जिसके ज़रिए हम प्राइमरी डेटा यानी फ़र्स्ट टाइम हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने किसी भी मकसद के लिए, किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम जाएंगे मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो आइए स्टूडेंट हम चलते हैं अब इस टॉपिक के बाद। आइए स्टूडेंट अब देखें, बोर्ड पे मैंने मेंशन किए हैं मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं, और ये बहुत आसान मेथड्स हैं। ये आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते भी रहते हैं कि यहाँ से ये न्यूज़ मिली, वहाँ से ये डेटा कलेक्ट किया, ये अक्सर चीज़ें आपको इनमें से पता हैं। पहला मेथड है ऑफिशियल सोर्स। कोई भी ऑफिशियल सोर्स होती है डेटा की। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो आप कहें कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डेटा ले लिया, मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो फूड एंड साइंस से डेटा लिया, हमने एग्रीकल्चर से डेटा उठाया है। तो इसका मतलब है कि ये जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं इसमें जो डेटा होता है हमारे पास, ये एक ऑफिशियल सोर्स है, यानी गवर्नमेंट की कोई सोर्स ऐसी है जिससे आपको डेटा मिल रहा है, वो आप उसे आप ऑफिशियल सोर्स में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बुक में एग्जांपल देखें तो लिखा हुआ है कि पब्लिकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डिवीजन की जो पब्लिकेशंस हैं, फेडरल एंड प्रोविंशियल्स ब्यूरोज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्रीज़ ऑफ फाइनेंस, फूड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड लेबर। ठीक है, इन तमाम में जो पब्लिकेशंस की जाती हैं स्टैटिस्टिक्स की, वो तमाम की तमाम ऑफिशियल सोर्स कहलाई जाती है। ठीक है, सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास सेमी ऑफिशियल सोर्स। सेमी ऑफिशियल सोर्स से मुराद ये है कि जैसे कि पब्लिकेशंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, वापडा है, आपके पास PIDC है, ये ऐसे इदारे हैं जो कि सेमी ऑफिशियल हैं। इनकी पब्लिकेशंस में से अगर आप कोई डेटा उठा रहे हैं, कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो सेकेंडरी डेटा, क्योंकि वो उनका बनाया गया है। अगर आप वहाँ से ले रहे हैं डेटा और वहाँ उनकी पब्लिकेशंस हैं, तो इसका मतलब है आपके पास वो एक सेकेंडरी डेटा है, उसकी सोर्स जो है या उसका मेथड जो है कलेक्ट करने का वो सेमी ऑफिशियल सोर्स है।
इसके अलावा आते हैं हम प्राइवेट सोर्स पे। प्राइवेट सोर्स से मुराद ये है कि जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट से ना हो, जैसे कि मार्केट कमेटीज़ होती हैं, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन है आपके पास, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन के नीचे भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सोर्स के अंदर आप मार्केट की कमेटी, जैसे आप कहें कि ताजर कमेटी बनी होती है, ठीक है, उनसे अगर कोई डेटा आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए एक सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने का मेथड है, और उस मेथड का नाम है प्राइवेट सोर्स। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि मुझे प्राइवेट सेक्टर से या ट्रेड से मुझे ये पता चला कि भाई एक ऑब्जेक्ट है या एक आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, आपको पता चला प्रोडक्ट ए की कीमत जो है वो डाउन हो गई है, प्रोडक्ट ए की कीमत जो है वो अप हो गई है, इतने % डाउन हुई है, इतने % अप हुई है, तो डेटा आपको कहाँ से मिला? आपको मार्केट एसोसिएशन ने ये डेटा बताया कि भाई इस दिन या इस हफ्ते इस चीज़ प्रोडक्ट ए की कीमत में इतना इजाफा हुआ है। तो ये सोर्स कौन है? प्राइवेट सोर्स आपकी ये सोर्स है। उस प्राइवेट सोर्स में आपके पास ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, वो मार्केट कमेटी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक तकरीबन सेम है। टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स का मतलब होता है जैसे कि जर्नल्स जो बनाए जाते हैं, जर्नल्स में जो डेटा इंसर्ट किया जाता है वो टेक्निकल इदारे भी कर रहे होते हैं। न्यूज़पेपर में भी जो डेटा दिया जा रहा है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटीज़ दे रही होती हैं, जिसकी बिना पर जो डेटा हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए है सेकेंडरी डेटा। लेकिन सेकेंडरी डेटा को हम जो कलेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं टेक्निकल या ट्रेड जर्नल से। देन आता है रिसर्च पेपर्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ की, यूनिवर्सिटीज़ के बाद अपना रिसर्च जो है डिपार्टमेंट होता है, इंस्टीट्यूशन होते हैं बहुत सारे जिनका रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। अगर वहाँ से हम कोई रिसर्च का डेटा ले रहे हैं तो बेसिकली वो सेकेंडरी डेटा है, लेकिन सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने की सोर्स हमारे पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आएगी। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर रिसर्च करता है किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल PhD के स्टूडेंट्स हैं और मास्टर्स के स्टूडेंट अगर अपना थीसिस लिखते हैं या रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने के लिए वो डिफरेंट रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो कहाँ से कर रहे होते हैं? वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे होते हैं डेटा, ठीक है, और उस डेटा को वो एनालाइज करके अपनी न्यू रिसर्च अगर वो उनको देनी होती है तो उसका थीसिस प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे वो रिसर्च करते हैं। लिहाजा ये 5 की 5 सोर्सेज आपके पास स्टूडेंट वो सोर्सेज हैं या वो मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्लास का स्टूडेंट टारगेट था कि हम पढ़ें कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं, इनमें हम डिस्टिंग्विश कर सकें और हम इन दोनों के मेथड पढ़ सकें कि हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा एंड हाउ टू कलेक्ट सेकेंडरी डेटा। तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करेंगे और इंशाल्लाह नई क्लास में हम नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे, विच इज़ चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए स्टूडेंट इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।